तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा और बहुत कुछ आप लोग जानते भी होंगे। मराठा एम्पायर की नींव छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस समय पर रखी थी जब मुगल्स को चैलेंज करने से पहले कोई भी डर जाता था। मुगल्स का जो उस समय आपका पूरा का पूरा एम्पायर था वो बहुत बड़ा बन चुका था, लेकिन उसी बीच निकलते हैं आपके छत्रपति शिवाजी एंड बहुत बड़ा एम्पायर जो है खड़ा कर देते हैं। जो औरंगजेब उस टाइम पे जो सबसे दहशतकारी आप कह सकते हो एम्पायर था, वो भी कैप्चर नहीं कर पाया पूरी तरह से कभी भी मराठा एम्पायर पे। तो आज हम लोग उसके फाउंडर के बारे में समझने वाले हैं, देखने वाले। इसके अलावा जो हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर है राइज ऑफ द मराठास, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, लेकिन उसमें आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ेंगे। आगे और वीडियोस आएंगी जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद क्या होता है मराठा एम्पायर का, उनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, या जो विमेन थी उनकी, है ना, जैसे अहिल्याबाई होलकर हो गई, ठीक है, ताराबाई होंगी, सबके बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं समझने के लिए। और सबसे पहले अगर बात करें तो ये आया कहाँ से, ठीक है, मराठा एम्पायर से पहले जो है वो क्या था, थोड़ा यहाँ पे समझते हैं। मैं अगर एकदम स्टार्टिंग से बात करूं तो मराठा एम्पायर किस रीजन में आता है, ऑफकोर्स आज का जो महाराष्ट्र है, ठीक है, विंध्यास जो इलाके है वहां पे पड़ता है। तो वहां पे आपका सबसे पहले उस पूरे इलाके में यादव डायनेस्टी रूल कर रही थी। जिस यादव डायनेस्टी पे अलाउद्दीन खिलजी हमला करता है एंड देन वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे उसको अपना वैसाल बना लेता है। यानी क्या है, यानी अगर आप चार्जेस पे नहीं करोगे अलाउद्दीन खिलजी को तो दोबारा से आप पे अटैक करेगा। अब उसके बाद जो है हमें देखने को मिलता है कि वहां पे भक्ति मूवमेंट आ जाता है। ठीक है, पूरे देश में ही जो है वो भक्ति मूवमेंट चल रहा था। संत आ गए थे ढेर सारे। उसी संत में आपका मराठा वाले क्षेत्र में, जो आज का मराठा वाला क्षेत्र है, वहां पे कुछ भक्ति संत थे जैसे ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, रामदास। ये सारे लोग थे जो भागवत गीता और उपनिषद को अपनी भाषा मराठी में ट्रांसलेट कर रहे थे। तो यहाँ से मराठी कल्चर जो है बहुत ज्यादा निकल कर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मराठा का जो पॉलिटिकल पावर आगे निकल कर आएगा तो उसमें मराठी कल्चर का जो बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, तो यहाँ पे मराठी भाषा धीरे धीरे आती है। अब बात करें शिवाजी महाराज की, तो वो जो है किनके बेटे थे, आपके शाहजी भोसले और, ठीक है, जीजाबाई के जो है वो बेटे थे। अब शाहजी भोसले की अगर बात करें तो वो जो है काम करते थे उधर, जो दक्कन के सल्तनत थे उनके अंडर में जो है वो काम किया करते थे। ठीक है, अब शिवाजी की बात करें तो उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ था भोसले फैमिली में। पेरेंट्स आपके शाहजी और जीजाबाई थे। इन्होंने पूरे के पूरे जीजाबाई के गाइडेंस में ही जो है वो पले बड़े थे, हर चीज सीखी थी। अब यहाँ एक चीज समझने वाली ये है कि 16 साल की उम्र में मात्र जो शाहजी भोसले को जागीर मिली हुई थी, जागीर मतलब होता है पीस ऑफ लैंड, जो आपको एज सैलरी या कुछ पेमेंट के तौर पे दिया जाता है कि ये लैंड आपका है, तो पुणे की जागीर उनको मिली थी। तो उस पर अपना रूल एस्टेब्लिश किया था शिवाजी ने मात्र 16 साल की उम्र में। कितने साल की उम्र में, मात्र 16 साल, यानी आपको देखने को मिलता है 1646 में वो अपना रूल वहां पे एस्टेब्लिश करते हैं। अब बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले शिवाजी ने एक ही सपना देखा था, वो था स्वराज्य का सपना। स्वराज्य बोले तो अपना रूल, ठीक है, अपना रूल होना चाहिए क्योंकि ये मिट्टी हमारी है, कोई बाहर से आके हम पे रूल नहीं कर सकता, ये शिवाजी की सोच थी। तो 16 साल की उम्र में वो अपने मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, स्ट्रैटेजी उनकी थी कि पुणे के रीजन में जो है वो जितने भी फोर्ट्स हैं जिन पे किसी का कब्जा नहीं है, जो ऐसे ही छोड़े हुए हैं, सबके ऊपर कब्जा किया जाए और अपना एम्पायर खड़ा किया जाए। ठीक है, मात्र 16 साल की उम्र में। आज के टाइम पे देखो कोई 16 साल की उम्र में क्या कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, बहुत सारे, जैसे बहुत सारे हैं जो करते हैं, लेकिन बहुत मोस्ट ऑफ द अभी आप देखोगे तो उतना प्रोडक्टिव नहीं। ठीक है, लेकिन 16 साल की उम्र में शिवाजी ये सब कर रहे थे। फिर आगे आए तो उनका स्वराज्य का सपना था। स्वराज्य मतलब तो आपको पता ही है। अब वो इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी और कल्चरली भी। मतलब पॉलिटिकली कि मैं किसी के अंडर में नहीं हूँ, ना मुगल ना किसी सल्तनत के। इकोनॉमिकली मैं किसी को टैक्स वैक्स नहीं देने वाला, मेरा अपना राज्य है। और कल्चरली कि मैं अपने मराठी कल्चर, अपने हिंदू कल्चर को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन नेवी, क्योंकि इन्होंने अपनी नेवल फोर्स बनाई थी, अपनी नौसेना।
उस टाइम पे जो बड़े बड़े आपके सल्तनत थे, बड़े बड़े एम्पायर थे, उनके पास भी अपनी नौसेना नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कभी ट्राई ही नहीं किया वैसा। उनके पास जहाज थे, ऐसा नहीं था कि जहाज नहीं थे, बट किसी के पास भी पूरी की पूरी नौसेना, पूरी की पूरी नेवल फोर्स नहीं थी। ठीक है, अब जैसे बगल में आपका बीजापुर सल्तनत था जिसमें आदिल शाही डायनेस्टी रूल कर रही थी, उनके पास बस कुछ आपके जहाज थे, लेकिन दूसरी तरफ पूरी की पूरी नेवल फोर्स खड़ी कर दी थी आपके शिवाजी महाराज की। जैसे एक सिंधुदुर्ग, आपका सिंधुदुर्ग फोर्ट देख सकते हो, यहाँ पे पूरा नेवल फोर्टिफिकेशन किया गया कि हमारे जहाज वहाज आए तो अच्छे से सिक्योर रहे। ठीक है, फोटो भी दी गई आपके एनसीईआरटी में। अब देखो, अब आदिल शाही जो डायनेस्टी है, अब ऑफ कोर्स उसको बुरा लगेगा कि भाई हम लोग पूरी सल्तनत बिठा के रखे हैं एंड ये जो है क्या कर रहा है, एक पूरा फोर्स लेके आ गए, तो उनको जलन तो होगी, तो उसका असर हमें आगे देखने को मिलेगा। खैर, अगर हम लोग यहाँ पे समझे कि किस तरीके से शिवाजी अपनी आर्मी बना के रखे थे, उनको ट्रेन किस तरीके से किया था, उनका वॉर मेथड क्या था, तो वो गुरिल्ला वॉर करते थे, छापा मारी युद्ध। मान लो कि एनिमी आराम से बैठा है, उसको कोई मतलब नहीं है, मतलब वो एकदम चिल है, अब अचानक से आप हमला करते हो, छुपे रहो, अचानक से ऐसे टाइम पे हमला करो जब वो बिल्कुल भी तैयार ना, हमला करिए, जितने लोगों को मारना है मारिए, जो वहां से उठाना है उठाइए और चल जाइए वापस। ठीक है, तो ये गुरिल्ला वॉरफेयर को फॉलो किया करते थे। ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप ऑफ सोल्जर, इसमें आपको बहुत बड़ी आर्मी भी नहीं चाहिए थी, एकदम स्पीड और सरप्राइज पे था कि अचानक से हमला करो कि एकदम वो हो जाए, लेकिन इसमें आपको नॉलेज होनी चाहिए आसपास जो पहाड़ी इलाके उसके बारे में कि कहाँ से भागना है, कहाँ से कूदना है। ठीक है, इससे ये बड़ी बड़ी आर्मीज को भी अपनी छोटी आर्मी के साथ हरा दिया करते थे, बहुत ही कमाल की स्ट्रैटेजी थी इनकी। अब आते हैं जो मैं बात करी थी सॉरी, अफजल खान। ठीक है, ये वही आदिल शाही डायनेस्टी के द्वारा भेजा गया था, इनको था कि इनको शिवाजी को मारना है। ठीक है, अब इनको ये था कि भाई युद्ध से तो हरा नहीं सकते, तो चलिए छला जाए इनको। तो बीजापुर सल्तनत ने, बहुत ही सीनियर था ये, अफजल खान को भेजते हैं। ठीक है, दोनों शिवाजी और अफजल खान एक दूसरे से प्रतापगढ़ फोर्ट के जंगलों में एक तरह से मुलाकात होती है, प्रतापगढ़ फोर्ट में। ठीक है, अब शिवाजी से जैसे ही बातचीत कर रहे हैं और गले मिलने जाते हैं तो उनके पास होता है हथियार, अफजल खान के पास, तो वो जैसे ही मारने को होता है शिवाजी को, अब शिवाजी तो शिवाजी है भाई, वो अपना वाघनख निकालते और वहीं पे अफजल खान को मार देते हैं। वाघनख क्या, इनका टाइगर्स क्लॉ कुछ ऐसा दिखता था। ठीक है, और ये जो आपके फॉरेस्ट में जाके मिले थे ये दोनों, तो इनको लगा था कि शिवाजी जो है वो अकेले आएंगे या ऐसे आएंगे, लेकिन इनकी आर्मी छुपी हुई थी। ठीक है, अब गुरिल्ला वॉरफेयर वाले हैं भाई, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे, तो इनकी आर्मी को बढ़िया से क्या करते हैं, खदेड़ देते हैं कि उनकी आर्मी को भागना पड़ जाता और अफजल खान की तो डेथ हो ही जाती है। आगे आते हैं, अब इसके बाद क्या है, शाइस्ता खान। अब औरंगजेब के द्वारा ही भेजा गया था शाइस्ता खान, और ये 3 साल तक सीज करके रखता है, मतलब बाहर जो है, जैसे मराठा की पूरी आर्मी, मराठा का पूरा रीजन, उसके बाहर जो युद्ध का मैदान होता है वहां पे सीज करके बैठा हुआ था अपनी आर्मी लेके 3 साल तक। ठीक है, 3 साल तक इसी तरीके से परेशान किया जाता है। लास्ट में जो शिवाजी है वो थक हार के बोलते कि भाई इसको बताना पड़ेगा। शिवाजी क्या करते हैं, रात में उसके पास पहुंच जाते हैं अपने कुछ सोल्जर को लेके, और शाइस्ता खान की उंगलियां काट देते हैं। ठीक है, और जिसके बाद उसको भागना पड़ता है। ठीक है, कि भाई भागो, तो शाइस्ता खान वहीं से रात में ही भाग जाता है। ठीक है, उसकी आर्मी भी चली जाती है, एक तरह से औरंगजेब की इंसल्ट ही थी। और ये आज का सर्जिकल स्ट्राइक जैसा, जिस तरीके से हमने घर में घुस के मारा था पाकिस्तान के आतंकवादियों को, वो उसी को एक तरीके से दिखाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सर्जिकल स्ट्राइक मिलिट्री अटैक जो सीधा आपका एक टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, आपको पूरा नहीं डिस्ट्रॉय करना, कुछ लोगों पे बस हमला करना है। ठीक है, जैसे वहां पे जो आतंकवादियों के बेसमेंट थे उन पे हमला किया गया था सर्जिकल स्ट्राइक में। ठीक है, आपने अगर उरी मूवी देखी है तो आपको पता होगा। अब आते हैं नेक्स्ट जो शिवाजी है वो एक बड़ा स्टेप क्या लेते हैं, सूरत पे अटैक। 2 बार ये सूरत पे अटैक करते हैं। ठीक है, सूरत को लूट लेते हैं और करीब 1 करोड़ रुपए शिवाजी जो है सूरत को लूटते हैं। ठीक है, मुगल का पोर्ट था। अब आप सोचो मैम सूरत को क्यों लूटा, तो मुगल का पोर्ट था, वो बोट इलाका है, मतलब पोर्ट है, समुद्र है, वहां पे आपका बंदरगाह बना हुआ है आज के गुजरात में। ठीक है, 1 करोड़ रुपए जो है वो लूटे गए थे। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे इन्होंने मंदिर या मस्जिद को डिस्ट्रॉय कर दिया था, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था। इवन जो निर्दोष लोग थे उनको छोड़ भी दिया गया था, जैसे एक मोहनदास पारेख जो बहुत ही दानी इंसान थे, तो उनको शिवाजी ने छोड़ दिया था। ठीक है, चैरिटेबल लोगों को, रिलीजियस प्लेसेस को, इन सबको हाथ भी नहीं लगाया था। अब ये चीज इवन आपका लंदन गैजेट जो अखबार है
उसमें तक छपी थी कि शिवाजी ने लूटा है सूरत को, ठीक है, लंदन गैजेट अखबार में छपी था। तो आगे चलते हैं। अब ये तो बहुत बड़ा एक इंसल्ट है ना मुगलों के लिए कि भाई जिस मुगल एम्पायर से बाकी आपका भारत डर रहा है, बाकी भारत के जो दूसरे राज्य है वो डर रहे हैं, यहाँ पे एक एम्पायर का राजा निकल कर आता है, उसके सबसे वेल्दी पोर्ट को लूट कर चला जाता है, वो भी 2 बार। तो इंसल्ट थी औरंगजेब के लिए। तो औरंगजेब भेजता है जय सिंह। हाँ, औरंगजेब के अंडर में काफी ज्यादा हिंदू नोबलमैन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जय सिंह को भेजता है एंड दोनों की लड़ाई होती है, लेकिन यहाँ पे एक जो है सेटबैक होता है, जय सिंह जो है वो शिवाजी को हरा देता है। अब हराने के बाद दोनों की संधि होती है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर जिसको कहा जाता है। पुरंदर फोर्ट शिवाजी महाराज को देना पड़ जाता है मुगलों को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज थी, 2 चीज एक ट्रीटी में ये थी कि बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो अपने किंगडम का देना पड़ा था, और दूसरी चीज संभाजी को मुगलों के अंडर में काम करना पड़ा था, ठीक है। लेकिन इसके बाद कुछ और होता है जो हम लोग समझेंगे। जैसे जय सिंह कहता है कि आप औरंगजेब से आके मिल सकते हो, ठीक है, मिल लीजिए औरंगजेब से आके। वो तो शिवाजी जाते हैं उनसे मिलने के लिए, ठीक है। आगरा में जो मुगल कोर्ट था, जो आगरा में जो फोर्ट था, वहां पे मिलने जाते हैं, लेकिन वहां पे इंसल्ट की जाती। क्या किया जाता है, जो हारे हुए जनरल थे उनके पीछे खड़ा रखा जाता है शिवाजी को। अब शिवाजी के अंदर तो सेल्फ रिस्पेक्ट थी, भाई आप होंगे औरंगजेब, हम भी अपने मराठा एम्पायर के सम्राट हैं, तो वो सीधा कोर्ट से निकल जाते हैं इंसल्टेड फील होने पे। जिसके बाद औरंगजेब इस चीज को अपना अपमान समझता है एंड देन वो उनको हाउस अरेस्ट, उनको और उनके बेटे संभाजी को हाउस अरेस्ट कर लेता है, मतलब नजरबंद कर लेता है, बंद कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब शिवाजी फंस चुके थे अपने बेटे के साथ, तो उन्होंने अच्छा खासा समय वहां पे बिताया था और वहां से भागने का प्लान कर रहे थे। किस तरीके से, वो देखते थे, मतलब गिफ्ट वगैरह देते थे वहां के जो भी जनरल वगैरह थे उनको, तो जिसके कारण शुरुआत में जैसे वो बास्केट में मिठाइयाँ और कुछ कुछ सामान गिफ्ट ये सब रखते थे, तो चेक होता था वो बास्केट, है ना, एक एक सेना उसको चेक, मतलब जो सोल्जर्स थे वो चेक करते थे। धीरे धीरे डेली करने लगे तो वो भी चेक करना छोड़ के, भाई मिठाइयाँ ही तो होती है, डेली कौन चेक करेगा, ठीक है। तो ये तो इंसान की आदत ही है कि डेली छोड़, है ना, जा रहा जान दो। उसके बाद क्या होता, वो एक दिन इस मौके का फायदा, जब वो एकदम श्योर हो गए कि अब ये लोग इसको चेक नहीं करते हैं, वो और उनके बेटे दोनों फ्रूट बास्केट, मिठाइयों की बास्केट में बैठ के चले जाते हैं और भाग भी जाते हैं वहां से। तो औरंगजेब के नाक के नीचे से ये लोग निकल जाते हैं, ठीक है। इतना बड़ा चकमा औरंगजेब को मिल जाता है, और उसके बाद औरंगजेब कभी भी नहीं पकड़ पाया शिवाजी को। संभाजी को बाद में पकड़ता है, लेकिन शिवाजी को कभी नहीं पकड़ पाया, ठीक है। तो इसके बाद वो निकल जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद शिवाजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनका कॉरोनेशन, यानी इनका राज्य अभिषेक, जहां पे इनको छत्रपति की उपाधि मिलती है, ठीक है। और एक और उपाधि इन्होंने ली थी, यहाँ पे क्या मिलता है इनको, श्री राजा शिवा छत्रपति, ठीक है। तो शिवाजी को ये टाइटल लेते, और साथ साथ इनका एक और टाइटल था दक्षिण दिग्विजय, क्योंकि इन्होंने साउथ में भी अच्छा खासा कैप्चर किया था, ठीक है। तो 1674 में इनका राज्य अभिषेक होता है। कौन से फोर्ट पे होता है, रायगढ़, रायगढ़ किले पे इनका राज्य अभिषेक होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये अपना नया एरा, नया युग शुरू करते हैं, राज्य अभिषेक शक। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और मैं लिख देती हूँ, उनका टाइटल था दक्षिण दिग्विजय, दक्षिण दिग्विजय, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे आते हैं सदर्न कनकेस्ट, दक्षिण दिग्विजय कहा जाता है। इन्होंने नदर्न तमिलनाडु और कर्नाटक के पार्ट्स को भी कैप्चर किया था, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि इनका एम्पायर तो सिर्फ बड़ा हो गया था कि आप जो है यहाँ साउथ तक चले गए हो, तो बहुत बड़ा एम्पायर हो गया है मुगलों को चैलेंज करने के लिए। और मुगल तो ऐसे भी उतना कमजोरी हुए थे धीरे धीरे करके, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो है 1680 में 50 साल की उम्र में शिवाजी की डेथ हो जाती है हाई फीवर से, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे लीडर्स को इंस्पायर किया, जैसे बुंदेल के प्रिंस छत्रसाल, उन्होंने अपना एम्पायर ही बना दिया बुंदेलखंड, ठीक है। भूषण एक पोएट थे, वो इनसे इंस्पायर होते, बहुत सारी चीजें लिखी उन्होंने शिवाजी के ऊपर। फिर इनके बाद संभाजी आते हैं, जिनको औरंगजेब पकड़ लेता है, बहुत क्रूरता से उनकी हत्या करता है। राजा राम जो इनके छोटे भाई थे, वो हारते हैं, जब पूरी तरह से तो नहीं हारते, लेकिन हाँ वो साउथ में जिंजी में चले जाते। फिर इनकी डेथ के बाद इनकी वाइफ आती है। ऐसे ही करके हम लोग लेटर मराठास के बारे में भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा हमारा क्या, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बेसिक पॉइंट्स। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में आई होंगी। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगर
सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स में डाउट पूछ लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और साथ साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए। ऐसे ही ढेर सारी आपकी न्यू एनसीईआरटी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही यहाँ पे कवर की जाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।